जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार में। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, तो ध्यान रखना है आपको कि आज जो हमारे जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है चौहान वंश का रहने वाला है। चौहान वंश में हमने पिछले टॉपिक में सांभर के चौहानों का अध्ययन किया था। दोस्तों, आज जो अध्ययन करने वाले हैं हम अजमेर के चौहानों का अध्ययन करने वाले हैं। अजमेर शाखा आज हम पढ़ेंगे। तो आप सभी तैयार हो जाइए और शुरू कर दीजिए लिखना। आप नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। कर दो आगाज सभी को और कर दो फटाफट से सभी को शेयर, और बता दो कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। हम भी उस शेरनी के बेटे हैं जो कभी किसी से हार नहीं मानते। तो कर दो आगाज सभी को, तो शुरू हो जाओ। करते हैं अब अजमेर के चौहानों के बारे में। दोस्तों, कौन सा आज किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हम अजमेर के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? अजमेर के चौहानों के बारे में। अजमेर अजमेर का चौहान वंश। अजमेर का चौहान वंश आज पढ़ने वाले हैं। हमने पिछली क्लास में राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में कुछ सिद्धांतों की हमने बात की थी, जैसे कि अग्निकुंड का सिद्धांत था। और हमने बात की सूर्य वंशी इन्हें बताया गया था, इन्हें ब्राह्मण वंशी इन्हें बताया गया था, इन्हें विदेशी इन्हें बताया गया था, गुर्जर जाति के इन्हें बताया गया था। तो ये सभी आपको बातें याद रखनी है, भूलना नहीं है दोस्तों। एक एक शब्द आपको याद रखना है, क्या पता कहीं से क्या क्वेश्चन उठ के आ जाए, किस तरह से क्वेश्चन बन के आ जाए। तो आपको ये सभी बातें ध्यान रखनी है। शुरू करते हैं दोस्तों अजमेर शाखा को हम। तो अजमेर शाखा को जो संस्थापक माना जाता है दोस्तों, वो माना जाता है अजयराज चौहान को। अजयराज चौहान के बारे में दोस्तों अगर हम बात करते हैं, अजयराज चौहान के बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ का जो संस्थापक, अजमेर का जो संस्थापक आ जाएगा यहाँ पर। जो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अजयराज अजयराज चौहान की। किसकी बात कर लेते हैं? अजयराज चौहान की बारे में बात कर लेते हैं। अजयराज चौहान की। दोस्तों, अजयराज चौहान कौन था? अजयराज चौहान कौन था? हमने कल भी बात की थी और मैंने बताया था आपको कि ये पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र था। ये किसका पुत्र था? पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, अजयराज किसका पुत्र था? इनके पिता पृथ्वीराज प्रथम थे। पृथ्वीराज प्रथम थे। आपसे इनका शासनकाल पूछा जाएगा दोस्तों, तो आपका करना है 1113 ईस्वी से 1133 ईस्वी तक आपको क्या करना है? इनका शासनकाल करना है। किंतु ये आपको एक बात जरूर याद रखनी है कि इन्होंने शासन करना तो शुरू इन्होंने 1105 ईस्वी से ही प्रारंभ कर दिया था। इनके अपने पृथ्वीराज जो प्रथम इनके पिता थे, इन्होंने राजगद्दी तो पहले ही संभला दी थी कि जा बेटा तू तो ऐश कर, मौज कर, राज कर। इस कारण इसको पहले ही राजगद्दी तो प्राप्त हो गई थी। किंतु मुख्य रूप से इसका जो शासनकाल माना जाता है वो 1133 से 1113 ईस्वी से 1133 तक का माना जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसकी कि इनका जो शासन था, इनका जो शासन कब से शुरू हो गया था? 1105 ईस्वी से इनका शासन, इनका शासन 1105 ईस्वी से ही शुरू हो गया था। शुरू हो गया था। तो अगर आपको ये पूछा जाए दोस्तों कि अजयराज चौहान का जो शासनकाल 1105 ईस्वी से 1133 ईस्वी तक रहा था, तब भी आपका उत्तर सही होगा। और 1113 से 1133 ये भी आपका उत्तर सही होगा। तो ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि
ये किस धर्म को मानता था? ये शैव धर्म का उपासक था। ये किस धर्म का उपासक था दोस्तों? ये शैव धर्म का उपासक था। किसका उपासक था? शैव धर्म का उपासक था। शैव धर्म का उपासक था, उपासक था। तो ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि जो अजयराज चौहान था, इन्होंने मालवा कहे या अवंती का, उज्जैन जो अवंती का राजा था नरवर्मन, उसको पराजित करके तथा उनके सेनापतियों तथा उनके सैनिकों को पराजित करके इन्होंने श्रीपंत पर अधिकार किया था। श्रीपंत को वर्तमान में तो बयाना कहा जाता है। श्रीपंत को तो वर्तमान में बयाना कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बयाना का युद्ध तो महाराणा सांगा ने लड़ा था, जिसको हिंदू पत बादशाह कहा गया था, उसे ही सैनिकों का भग्नावशेष कहा गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बयाना का जो युद्ध लड़ा गया था दोस्तों, वो भी कब लड़ा गया था? 1526 ईस्वी में, अरे कहें तो 1527 ईस्वी में वो लड़ा गया था। तो ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने क्या किया था कि उज्जैन, या उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? अवंती के राजा। हम बात करते हैं दोस्तों अवंती। अवंती किसका प्राचीन नाम है? उज्जैन का। उज्जैन में और क्या है? उज्जैन में तो दोस्तों सिप्रा नदी बहती है। उज्जैन में तो दोस्तों सप्रा नदी बहती है। सिप्रा नदी के किनारे पर तो वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी बनी हुई है। वीर दुर्गादास राठौड़ की वहां पर क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। अवंती के शासक को, अवंती के शासक नर वर्मन, किसको हराकर? नरवर्मन को, नर वर्मन को हराया तथा उनके सेनापति व सैनिकों को हराकर, किसको हराकर दोस्तों? सैनिकों को हराकर, सैनिकों को हराकर किस पर अधिकार किया था? श्रीपंत पर अधिकार किया था। किस पर अधिकार किया था? श्रीपंत पर अधिकार किया था। श्रीपंत का प्राचीन नाम तो, सॉरी, वर्तमान नाम किस नाम से जाना जाता है? बयाना के नाम से। किस नाम से? बयाना के नाम से जाना जाता है। श्रीपंत पर क्या किया था? अधिकार किया था। श्रीपंत पर क्या किया था दोस्तों? अधिकार किया था। श्रीपंत पर अधिकार किया था। तो ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। बातों बातों में क्लास पूरी हो जाएगी मेरे साथियों, बातों बातों में क्लास पूरी हो जाएगी और आप रह जाओगे ऐसे कि ऐसे ही। आपको केवल क्लास देखने से ही मतलब नहीं है, आपको इनको लिखना है। हम कहते हैं ना कि बार बार लिखने से हमें ज्यादा याद होता है, बार बार लिखने से हमें ज्यादा याद होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको, आपका मन करे या ना करे, पर आपको तो पढ़ना जरूरी है। आपका मन करे या, अब यह नहीं है कि जब हमारा मन करेगा पढ़ने का तभी हम किताब खोलकर देखेंगे, किंतु ये नहीं है। किंतु हम अपने मन के विपरीत जाकर काम करेंगे, अपने मन जो नहीं कहेगा हम वो काम करेंगे तो हमें अवश्य सफलता मिलेगी। जो दिमाग कहेगा वो हमें काम करना चाहिए, दिल कहेगा वो काम नहीं करना चाहिए। दिल में क्या होता है कि इसमें आत्मविश्वास होता है। दिल में क्या होता है? आत्मविश्वास होता है। इसमें दया ज्यादा होती है कि हम शरीर को क्यों दुख दें। तो ये आपको ध्यान रखना है कि, और दिमाग क्या करता है कि ये आगे बढ़ने की प्रैक्टिस करता है। ये क्या करता है? ये आगे बढ़ने की क्या करता है? प्रैक्टिस करता है। तो ये अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें पढ़ने, वो कहते हैं ना कि पढ़ने से कोई भी किसी परेशानी, अरे कहे कि वो जब कितना ही पढ़ लो, चाहे व्यक्ति कितना ही पढ़ लो, किंतु उसको कोई परेशानी नहीं होगी। तुम, अगर मैं उदाहरण के तौर पर ये कहूँ कि ज्यादा खाने से
पेट खराब हो सकता है, और कोई काम करने से कहें कि हमारे खरोच आ सकती है। तो कुछ भी करो ऐसा, अगर मुश्किल का जो काम करेंगे उसमें परेशानी हो सकती है, किंतु पढ़ने से कोई परेशानी नहीं होगी, न ही तुम्हारे शरीर को दुख होगा और न ही तुम्हारे पर किसी तरह की कोई मुसीबत आएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हम शुरू करते हैं वापिस ही। इन्होंने किस पर अधिकार किया था? अवंती के शासक नरवर्मन को हराकर उसके सेनापति और सैनिकों को हराकर दोस्तों श्रीपंत पर अधिकार किया था। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इनके द्वारा कुछ और बातें कही गई थी कि इन्होंने एक कार्य वो किया था कि चौहानों में सर्वप्रथम जो सिक्के चलाने वाला शासक भी कौन था? अजयराज चौहान था। तो ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। चौहानों में सर्वप्रथम सिक्के चलाने वाला शासक, सर्वप्रथम सिक्के चलाने वाला शासक, सिक्के चलाने वाला शासक कौन था? अजयराज चौहान था। इसने दोस्तों इन्होंने इन सिक्कों पर किसका नाम लिखवाया था? तो आपको ध्यान रखना है, ये चांदी और अरे कहें कि तांबा और चांदी के सिक्के थे, ये चलाने वाले सिक्के थे। किस चलाने वाला शासक किसके थे ये सिक्के दोस्तों? तांबा और चांदी के। किसके थे? तांबा व चांदी के। और इन सिक्कों पर नाम किसका था? तो ध्यान रखना है, इन सिक्कों पर अपनी पत्नी सोमलवती या सोमलेखा। तो आपको ध्यान रखना है, सोमलवती या सोमलेखा नाम क्या था? उत्तीर्ण था। यह भी आपको ध्यान रखना है। और इन सिक्कों पर और क्या था? तो आपको ध्यान रखना है, इन पर कहें कि अजय द्रुम, और क्या लिखा हुआ था? अजय द्रुम। इन पर किस नाम से चलाए थे इन्होंने? अजय द्रुम नाम से सिक्के चलाए। नाम से क्या चलाए थे दोस्तों? सिक्के चलाए थे। नाम से सिक्के चलाए। तो ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। अगर हम बात करें दोस्तों आगे, तो ये आपको नोट करना है आपको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और एक बात और लिख लो इन्होंने दोस्तों कि इन्होंने क्या किया था? और अजमेर की स्थापना इन्होंने सांबर के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाया था। अंबर के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाया था। सांभर के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाया था। तो ये भी आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। तो नोट करो इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपको अगर ये कहूं कि इन्होंने और क्या किया था, इन्होंने अजमेर शाखा की जो स्थापना तो की थी 1155 ईस्वी में। कहा जाता है दोस्तों के एक इतिहासकार आते हैं गोपीनाथ शर्मा के द्वारा माना जाता है कि इनका जो समय माना जाता है वो
चौहान साम्राज्य का विस्तार का समय माना जाता है। तो ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। दोस्तों एक इतिहासकार आते हैं, तो आप इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक इतिहासकार की अगर हम बात करें, इतिहासकार के अनुसार, इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा के अनुसार क्या माना जाता है, अजय राज का समय, अजय राज का समय क्या माना जाता है, चौहान साम्राज्य का विस्तार का समय माना जाता है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है, समय चौहान साम्राज्य का, चौहान साम्राज्य का विस्तार का समय माना जाता है, चौहान साम्राज्य का विस्तार का समय माना जाता है। तो ये भी क्या रखनी है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात करें, अगर आपसे आगे पूछा जाए कि और अजय राज के बारे में क्या है कि इन्होंने किसकी स्थापना की थी, अजमेर की। तो अब ध्यान रखना है दोस्तों, अजमेर की स्थापना, अजमेर की स्थापना कब की थी इन्होंने, 1113 ईस्वी में की थी। तो ये भी क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है। अजमेर की जो स्थापना की थी दोस्तों, अजमेर की जो स्थापना की थी, और यहाँ पर क्या बनाया था, अजय मेरू दुर्ग बनवाया था। यहाँ पर क्या बनाया था, अजय मेरू दुर्ग बनवाया, अजमेर को राजधानी बनाया था, अजमेर को राजधानी बनाया था, अजमेर को राजधानी बनाया था। तो ये भी आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं आगे अजमेर की, अजमेर की दोस्तों अगर हम बात करते हैं, तो अजमेर को तो इन्होंने क्या बना दिया था, राजधानी बना दिया था, और यहाँ पर क्या बनाया था, दुर्ग बनाया था। दोस्तों ये अजय मेरू दुर्ग, अजय मेरू दुर्ग की अगर हम बात करते हैं, अजय मेरू दुर्ग की अगर हम बात करते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना है कि हरविलास शारदा के अनुसार, हरविलास शारदा के अनुसार राजस्थान का प्रथम गिरि दुर्ग किसे माना जाता है, अजय मेरू दुर्ग को माना जाता है। दोस्तों एक पुस्तक आती है अखबार उल अखियार, ये किसकी आती है, हरविलास शारदा की। ये पुस्तक किसकी आती है, हरविलास शारदा की। किसकी आती है ये, हरविलास शारदा की, हरविलास शारदा की, हरविलास शारदा की। तो ये भी आपको क्या रखना है कि इसी पुस्तक में, इसमें अजय मेरू दुर्ग को, अजय मेरू दुर्ग को राजस्थान का, राजस्थान का प्रथम क्या माना गया है, प्रथम गिरि दुर्ग माना गया है, गिरि
दुर्ग माना गया है। तो ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों अगर हम बात करते हैं अजय मेरू दुर्ग की, तो इसके उपनाम आपको ध्यान रखना है, उपनाम आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। दोस्तों इसको क्या क्या नाम दिया गया है, इसको अगर हम बात करें तो इसका क्या क्या नाम दिया गया है, तारागढ़ इसे कहा गया है। क्या कहा गया है, तारागढ़ इसे कहा जाता है। दोस्तों पूर्व का जिब्राल्टर, राजस्थान का जिब्राल्टर इसे कहा जाता है। पूर्व का जिब्राल्टर, पूर्व का जिब्राल्टर क्या कहा जाता है, पूर्व का जिब्राल्टर इसे कहा जाता है। तो इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। राजस्थान का, राजस्थान का जिब्राल्टर इसे कहा जाता है, जिब्राल्टर इसे कहा जाता है। और ध्यान रखना है कि सर्वाधिक स्थानीय आक्रमणों का सामना करने वाला दुर्ग अजय मेरू दुर्ग को कहा जाता है। सर्वाधिक, सर्वाधिक, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमणों का, सर्वाधिक दोस्तों सर्वाधिक स्थानीय आक्रमणों का, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमणों का सामना करने वाला, सामना करने वाला दुर्ग बताया गया है। इसे दुर्ग बताया गया है दोस्तों, इसे ही कहा गया है। अरे अरावली का अरमान इसे कहा गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसे क्या कहा गया है, अरावली का अरमान, अरावली का अरमान इसे कहा गया है, अरावली का अरमान इसे कहा गया है। और यहाँ पर क्या क्या है तो वो भी हम बात कर लेते हैं दोस्तों। ही अजय मेरू में यहाँ पर और क्या क्या पर बनी हुई है, तो यहाँ पर घोड़े की मजार है। यहाँ पर क्या बनी हुई है, घोड़े की, घोड़े की मजार यहाँ पर है दोस्तों, घोड़े की मजार यहाँ पर है। मीरान शाह की दरगाह यहाँ पर है, मीरान शाह की, मीरान शाह की, मीरान शाह की, इमरान शाह की दरगाह यहाँ पर है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ध्यान रखना है कि पृथ्वीराज चौहान का स्मारक यहाँ पर है। यहाँ पर क्या बना हुआ है, पृथ्वीराज, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का स्मारक है। यहाँ पर क्या है, स्मारक है यहाँ पर। यहाँ पर है दोस्तों, ध्यान रखना है, रूठी रानी का महल यहाँ पर है। रूठी, रूठी रानी का महल है यहाँ पर। क्या है, यहाँ पर रूठी रानी का महल यहाँ पर है, रूठी रानी का महल यहाँ पर है दोस्तों। मालदेव की पत्नी थी उमादेव, मालदेव की पत्नी थी उमादेव। वो अपने पति मालदेव से रूठ कर तारागढ़ दुर्ग में आकर रहने के कारण उसको क्या कहा गया कि वो अपने पति से आजीवन रूठ कर रही थी, इसीलिए उसे रूठी रानी के नाम से जाना गया था। रूठी रानी का महल तो तारागढ़ दुर्ग में है, तो रूठी रानी का दुर्ग तो जयसमंद झील के किनारे पे है दोस्तों। और रूठी रानी का जो महल है वो भीलवाड़ा में भी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और तारागढ़ जो दुर्ग है दोस्तों वो बूंदी में भी है, तो ये भी नोट लगाकर आपको ध्यान रखना है कि तारागढ़ दुर्ग, तो नोट लगाकर आपको ध्यान रखना है कि अब इसका जो तारागढ़ नाम था वो किस तरह से पड़ा था, हम उसकी बात की भी चर्चा करते हैं। और यहाँ पर कुछ बुर्जें रखी हुई है, यहाँ पर भी कुछ बुर्जें हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखनी है। बुर्जें, घूंघट, 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 पगड़ी, पांदरा और इमली। तो ये जो मुख्य रूप से आपको है ये याद रखनी है, क्रम से आपको याद रखनी है कि ये आप कब सो क्रम से पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है, ये आपको क्रम से पूछी जाती है, तो ये आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। और हम बात करते हैं आगे, तो आप इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों आगे हम बात करें तो इसका जो तारागढ़ जो नाम था वो क्यों पड़ा था, तो आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी, पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी ताराबाई के नाम पर, ताराबाई के नाम पर क्या किया गया था, रखा गया था, रखा गया। तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। और आपको ध्यान रखना है दोस्तों आगे कि रूठी, अब नोट लगाकर एक बात तो आपको ध्यान रखनी है कि रूठी रानी का महल, रूठी रानी का महल और कहाँ कहाँ पर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 तो आ जाएगा तारागढ़, कहाँ पर आ जाएगा, भीलवाड़ा में आ जाएगा, भीलवाड़ा में आ जाएगा। दूसरी अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा राजसमंद झील के किनारे पर, राजसमंद झील। और इसके बाद में आ जाएगा तारागढ़, तारागढ़ कहाँ का, अजमेर का, अजमेर का। अब नोट लगाकर एक बात और ध्यान में रखनी है कि तारागढ़ तो बूंदी में भी है, तारागढ़, तारागढ़ बूंदी में भी स्थित है। तो ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो ये बात हो गई अजमेर के दुर्ग की। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं अजयराज चौहान के बारे में कि उनके समय क्या हुई थी। अगर हम बात करें तो उन्होंने एक स्वर्ण कलश का दान किया था। हम बात करें तो एक मंदिर आता है दोस्तों पार्श्वनाथ मंदिर में उन्होंने क्या किया था, स्वर्ण कलश का दान किया था। तो ये आपको क्या रखनी है, ध्यान रखना है। अजयराज चौहान ने क्या किया था दोस्तों, अजयराज, अजयराज चौहान ने पार्श्वनाथ मंदिर में, पार्श्वनाथ पार्श्वनाथ मंदिर में, पार्श्वनाथ मंदिर में क्या किया था, किसका दान किया था, पार्श्वनाथ मंदिर में स्वर्ण कलश का, पार्श्वनाथ मंदिर में स्वर्ण कलश का, स्वर्ण कलश का दान किया था। ये आपको क्या रखनी है, ध्यान रखना है। अगर हम बात करें आगे दोस्तों अजयराज चौहान के बारे में, अजयराज तो उन्होंने, इनके समय क्या हुई थी कि एक तो आता है दिगंबर और एक आता है श्वेतांबर। तो उन्होंने क्या हुई थी कि दिगंबर और श्वेतांबर के मध्य क्या हुआ था, शस्त्रागार हुआ था। तो उनके मध्य इन्होंने क्या की थी, अध्यक्षता की थी। तो ये अभी आपको नोट लगाकर ध्यान में रखना है। तो हम कहें कि दिगंबर, दिगम दिगंबर व श्वेतांबर, दिगंबर व श्वेतांबर के मध्य, श्वेतांबर के मध्य क्या हुई थी, श्वेतांबर के मध्य इनके समय, इनके समय शस्त्रागार, तो आपको ऐसे लिखना है शस्त्रागार हुई थी, जिनके मध्य, जिनके
मध्य अजय राज ने क्या की थी? अजय राज ने अध्यक्षता की थी। अजय राज ने क्या की थी? अध्यक्षता की थी। अजय राज ने अध्यक्षता की थी। ये भी क्या रखना है आपको? ध्यान रखना है। ठीक है। अब जो लास्ट लाइन जो आती है दोस्तों, वो आती है कि इन्होंने एक तुर्क शहाबुद्दीन को भी पराजित किया था। इन्होंने तुर्क आक्रमणकारी शहाबुद्दीन को इन्होंने पराजित किया था। तो वो आपको ध्यान रखना है। मालवा के इन्होंने मालवा का शासक था दोस्तों। तो सॉरी, कहें कि मालवा का नंबर 1 हो गया। और एक आ जाता है गुजरात का मूलराज, सेकंड आ जाता है, तो उसको भी इसने पराजित किया था। तो ये भी आपको नोट लगाकर क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। और इन्होंने क्या किया था दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना है, तुर्क आक्रमणकारी, तुर्क आक्रमणकारी शहाबुद्दीन शहाबुद्दीन को तथा गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज सेकंड को हराया था। तो ये भी क्या रखना है आपको? ध्यान रखना है अजयराज चौहान के बारे में। तो नोट करना इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़े हैं।